Good morning, students. How are you? Fine? Right. Already we have completed chapter 1 and chapter 2, living world and biological classifications. Biological classification जो फर्स्ट सेकंड चैप्टर था उसमें अपने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, फिर वायरसेज, वायरोड्स और लाइकेंस के बारे में डिस्कस किया था. प्लांटी और एनिमेलिया के बारे में डिस्कशन नहीं किया अपने. प्लांटी का अपन फर्दर चैप्टर पढ़ेंगे. अभी जो चैप्टर पढ़े चैप्टर नंबर 3 और एनिमेलिया का चैप्टर नंबर 4 अपन डिस्कस करेंगे. डिटेल के साथ अपन प्लांटी जो है उसका क्लासिफिकेशन करेंगे. प्लांटी उसमें बहुत सारे जो कंफ्यूजन्स क्रिएट हो रहे थे, कुछ बैक्टीरियाज वगैरह थे, है ना, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह थे, तो डिस्प्यूट की जो प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, सोल्व आउट होती गई. प्लांटी के अंदर जो अपन पढ़ेंगे उसको अपन एल्गी, उसके बाद यानी अपन कह सकते हैं इसको थैलोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे. फिर फर्दर एंजियोस्पर्म के अंदर क्लासिफिकेशन डाइकोटिलेडीन्स और मोनोकोटिलेडीन्स पढ़ेंगे अपन ने. थोड़ा सा डिटेल के साथ पढ़ेंगे. जो अपन ने पीछे पढ़ा था 9th क्लास के अंदर आपने पढ़ा था उसी को अपन डिटेल के साथ पढ़ने वाले. फिर उसकी लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे, हैप्लॉन्टिंग, डिप्लॉन्टिंग, हैप्लोडिप्लॉन्टिंग, ये सब कुछ रहेगा इस चैप्टर के अंदर. ये इसका इंट्रोडक्शन था. सबसे पहले इसमें अपन एल्गी के बारे में पढ़ेंगे. एल्गी को पढ़ने से पहले इसके जनरल प्लांटी किंगडम के जो बेसिक फीचर्स हैं उसको अपन डिस्कस करेंगे, और प्लांटी के बेसिक फीचर्स के बाद अपन आएंगे क्लासिफिकेशन के बाद में. क्लासिफिकेशन जो डिफरेंट टाइप्स के क्लासिफिकेशन दिए गए, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी, उनकी जो लिमिटेशंस थी, वो नेक्स्ट के अंदर क्या की, ओवरकम की गई. तो उसमें अपन आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे. राइट. सो लेट अस वी स्टार्ट द चैप्टर दैट इज लेक्चर 1, प्लांट किंगडम. प्लांट किंगडम में सब प्लांट्स अपन इंक्लूड करेंगे जिसको जनरली अपन प्लांटी के नाम से भी जानते हैं. प्लांटी कहें या फिर प्लांट किंगडम. जनरल फीचर्स की बात करें प्लांट किंगडम की, इट इज ऑटोट्रोपिक, यानी क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होगा. ऑटोट्रोपिक होगा तो पिगमेंट होगा, पिगमेंट होगा तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, फूड बनाएंगे, प्रोड्यूसर्स होंगे. इतने पॉइंट्स इस वर्ड से निकल करके सामने आते हैं तो वो सारी आपके दिमाग में कैप्चर हो जाने चाहिए. राइट. नॉन मोटाइल, इट मींस नो लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट. प्लांट्स होते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते, लोकोमोशंस नहीं करते हैं, सेसाइल होते हैं, स्टेशनरी फेज के अंदर होते हैं, एक जगह फिक्स होते हैं. देखिए आपको एनसीईआरटी के जितने भी जो कॉन्सेप्ट हैं वो सारे कॉन्सेप्ट हम इस लेक्चर के अंदर क्लियर करने वाले हैं. तो आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है. एनसीईआरटी के बाहर से कुछ नहीं आने वाला. मैक्सिमम आप 11th 12th की बात कर रहा हूं, बोर्ड की बात कर रहा हूं, नीट की बात कर रहा हूं, सारे क्वेश्चंस यहीं से निकलने वाले हैं. तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो उसके दाएं बाएं जो क्वेश्चंस बनेंगे वो आप डेफिनेटली यहीं से निकलने वाले हैं. तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए. एक भी लाइन, एक भी वर्ड ऐसा नहीं होगा जो इस लेक्चर के अंदर टच नहीं हो. तो आप बड़े ध्यान से सुनिए. नॉन मोटाइल हो गया. मल्टी सेलुलर, यानी मल्टी सेलुलर, मोर देन वन सेल्स होती हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ट्रूली यूकैरियोट्स होते हैं, यानी ट्रू न्यूक्लियस इसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है. सेल वॉल, बिल्कुल ऑब्वियसली सेल वॉल इज प्रेजेंट एंड सेंट्रल लार्ज वैक्यूल्स. प्लांट है तो सेल वॉल ऑब्वियसली क्या होगी, प्रेजेंट होगी, और जो वैक्यूल्स होगी वो सेंटर के अंदर प्रेजेंट होगी, लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होगी, जिसकी वजह से न्यूक्लियस है वो नीचे आ जाएगा. राइट. ऑब्वियसली ऑटोट्रोप है तो क्या होगा, क्लोरोफिल होगा प्लास्टिड के अंदर, ग्रीन पिगमेंट. डिफरेंट पार्ट्स फॉर एंकोरेज, एंकोरेज यानी पकड़ने के लिए. अब अपनी जो सेसाइल पोजीशन होती है, नॉन मोटाइल होती है, तो एंकोरेज वाला जो पोर्शन होता है वो डिफरेंट मॉडिफिकेशंस होते हैं डिफरेंट क्लासेस के अंदर. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जनरली इसके अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. एसेक्सुअल भी होता है, बाकी सब अपन डिस्कस करेंगे जब इसका फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे. तो ये सब कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो प्लांटी किंगडम के अंदर अपन इंक्लूड करते हैं. राइट. अब अपन बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम. डिफरेंट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स वर देयर. तो अपन क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स वर गिवन बाय द डिफरेंट साइंटिस्ट्स. फर्स्ट वन इज artificial system of classifications. Artificial system classification that was given by the famous scientist, you all are familiar with the name, that is Carolus Linnaeus. Artificial system was given by which scientist? MCQ question, direct MCQ question, Carolus Linnaeus. Next one, based on vegetative character or superficial morphological.
ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, दैट वाज बेस्ड ऑन सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर, वेजिटेटिव करेक्टर्स, ओनली वेजिटेटिव करेक्टर्स को उन्होंने इंक्लूड किया था उसके अंदर। इंटरनल करेक्टर्स को, इंटरनल फीचर्स को, एनाटॉमी को उन्होंने इंक्लूड नहीं किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस अराइजेस फ्रॉम डायरेक्टली एमसीक्यू क्वेश्चंस, दैट इज vegetative characters. The basis of classification of the artificial system, that was vegetative character, superficial morphological character as it is. ये word आपको क्वेश्चन के अंदर देखने को मिल सकता है, वेजिटेटिव करेक्टर्स और सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स। सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स का सिंपल सा मीनिंग ये है कि उसकी हैबिट्स के बारे में, हैबिट के बेस पे अपने क्लासिफिकेशन कर दिया। उसका कलर क्या है, नंबर और शेप ऑफ लीव्स, उसके अंदर लीव्स कितनी है, उसकी शेप कितनी है, वो जो एक्सटर्नल फीचर्स जिसको अपन इजीली विजिबल कर सकते हैं, उसके बेस पे उसका क्या था, क्लासिफिकेशन था। और उसका कोई भी साइंटिफिक लॉजिक नहीं था और उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई जिसको ओवरकम करने के लिए नेक्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन देखने को मिला। तो यहां से दो क्वेश्चंस बनते हैं, दो इंपॉर्टेंट चीज है आपके सामने। Proposed by Carolus Linnaeus and basis of classification that was on vegetative characters. Vegetative characters, it means basic characters, superficial morphological जो external features हैं उसको देख करके उन्होंने क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया था। क्लियर है? वेजिटेटिव करेक्टर्स में आपका रूट स्टेम लीव्स आ जाती हैं, उसके शेप, साइज, कलर, लाइक दैट वेरिएशंस। उसके बाद सेकंड आया नेचुरल सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेचुरल सिस्टम। दो साइंटिस्ट थे उन्होंने, जी बेंथम, जेडे हुकर, और मोस्टली इसको बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। सो यू हैव टू लर्न बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन वाज गिवन। बेंथम एंड हुकर ने क्लासिफिकेशन दिया था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन जो था वो किसने दिया था, बेंथम एंड हुकर ने दिया था। वहां की जो प्रॉब्लम्स थी, जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स उन्होंने इंक्लूड किया था, तो उन्होंने क्या किया, एक्सटर्नल फीचर्स एज वेल एज इंटरनल फीचर्स को भी उन्होंने क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया। उन्होंने बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमंग ऑर्गेनिज्म, जो डिफरेंट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स थे उनके बीच में एफिनिटीज जो थी, नेचुरल एफिनिटीज थी, जो इंटरेक्शन थे, उसको उन्होंने इंक्लूड किया। क्या क्या लिया उसमें, एक्सटर्नल फीचर्स एज वेल एज इंटरनल फीचर्स। एक्सटर्नल फीचर्स तो पहले अपने देखे थे जो आर्टिफिशियल सिस्टम के अंदर थे, है ना, कैरोलस लीनियस ने जो लिया था, लेकिन इसके अंदर क्या लिया, बेंथम और हुकर ने इंटरनल फीचर्स भी इंक्लूड कर दिया। अक्सर क्या चीज है, इंटरनल फीचर्स। इंटरनल फीचर्स में देखिए अल्ट्रा स्ट्रक्चर, उसकी स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर उसकी कैसी है, उसकी एनाटॉमी कैसी है ना, एम्ब्रायोलॉजी कैसी है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसा होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, बहुत सारी डिटेल के साथ में उन्होंने स्टडी की और उसके इस फीचर्स के बेस पे उन्होंने क्या दिया, क्लासिफिकेशन दिया ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स। फ्लोरिंग जो प्लांट्स थे उनका उन्होंने क्या किया, क्लासिफिकेशंस किया। फ्लोरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं आपके, एंजियोस्पर्म्स, जो हाईली डेवलप्ड जो प्लांट्स होते हैं उनका फर्दर उन्होंने क्लासिफिकेशन किया। तो उन्होंने जो फीचर्स इंक्लूड किए थे वो एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फीचर्स थे, जो आपको ध्यान में रखने। किसने दिया था बेटा, बेंथम एंड हुकर ने। किसने दिया था, बेंथम एंड हुकर ने। कौन कौन से फीचर्स इंक्लूड किए थे, एक्सटर्नल फीचर्स एज वेल एज इंटरनल फीचर्स। क्लियर है? ये सारे क्वेश्चंस जो यहां से बनते हैं वो अपन ने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट अपन चलते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम। ये थोड़ा सा और एडवांस आया। फाइलोजेनेटिक सिस्टम जो था वो किसके बेस पे था, उसका बेसिस क्या था, उसका बेसिस था इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यानी उसका रिलेशन क्या है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन उन्होंने इंक्लूड किया था। तो बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म, उन्होंने ये अज्यूम किया था कि द ऑर्गेनिज्म दैट इज प्रेजेंट इन द सेम टेक्सा हैव ए कॉमन एंसेस्टर, कि एक ही टेक्सा के अंदर वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके कॉमन एंसेस्टर्स होंगे, ये ऐसा उन्होंने अज्यूम किया था। टेक्सा का मीनिंग आप समझते हैं, फर्स्ट चैप्टर के अंदर अपन ने पढ़ा था। मान लीजिए कहीं किसी भी टेक्सा की बात करें अपन, क्लास की बात करें, ऑर्डर की बात करें, फैमिली की बात करें, जीनस की बात करें या फिर स्पीसीज की बात करें, तो एक ही टेक्सा जो होते हैं उनके जो एंसेस्टर्स हैं वो कॉमन रहे होंगे, ऐसा उन्होंने अज्यूम किया था।
तो ये 3 क्लासिफिकेशन के सिस्टम थे जो अपनी बुक्स के अंदर इंक्लूड है, एनसीईआरटी के अंदर। डायरेक्टली वहां से जो पॉइंट्स हैं वो अपने स्लाइड्स के फॉर्म में हैं, जिसमें आर्टिफिशियल सिस्टम, कैरोलस लीनियस, नेचुरल सिस्टम, बेंथम एंड हुकर। कैरोलस लीनियस इंक्लूड ओनली वेजिटेटिव कैरेक्टर, बेंथम एंड हुकर इंक्लूड एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फीचर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स गिवन बाय। थर्ड, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यहां से इवोल्यूशन रिलेशनशिप जो ऑर्गेनिजम्स के बीच में था वहां से उन्होंने क्लासीफाई किया था, राइट। ये 3 टाइप के क्लासिफिकेशन थे जो अभी अपने डिस्कस किए। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, यस आवाज आ रही है, क्लियर, ओके। टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के बारे में अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था। फॉर द सुटेबिलिटी इन द स्टडीज के अंदर, जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर या फिर अपन प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर जो क्लासिफिकेशन अपन कर रहे हैं तो उसके अंदर सुटेबिलिटी हो, कन्वीनियंस बढ़े, उसके लिए अपने क्या किया, टैक्सोनॉमी का भी क्लासिफिकेशन कर दिया। टैक्सोनॉमी की अलग अलग कैटेगरीज अपने बना दी, और वो कैटेगरीज किस फॉर्म में है? फर्स्ट वन हैज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, सेकंड वन साइटो टैक्सोनॉमी, और थर्ड वन कीमो टैक्सोनॉमी। नाम से ही पता चलेगा कि ये जो टैक्सोनॉमी जो है, ये जो क्लासिफिकेशन जो अपन टैक्सोनॉमी का जो किया है, जो कैरेक्टर्स जो अपने क्लासिफिकेशन के बारे में जो डिस्कस कर रहे हैं, उसका नाम से अपन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि उसका बेस क्या है, किस बेस पे अपन उसको क्लासिफाई किया है, और उस टाइप की जो टैक्सोनॉमी है उसके अंदर कौन सा प्रोसीजर अपन यूटिलाइज करते हैं, राइट। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। नाम से पता चलता है न्यूमेरिकल मीन्स नंबर्स, न्यूमेरिकल मीन्स नंबर्स, इट मीन्स देयर विल बी नंबर्स एंड द कोड, स्पेशल कोड विल बी देयर फॉर ईच एंड एवरी करेक्टर। हर एक करेक्टर के लिए अपन क्या करते हैं, एक कोड नंबर दे देते हैं, फिर वो कोड जो नंबर है उसकी क्या करेंगे, कंप्यूटर के अंदर अपन इनपुट डालेंगे। ये सारा काम कंप्यूटर बेस्ड होता है इस टैक्सोनॉमी के अंदर, तो इजीली प्रोसेस हो जाता है। अब कंप्यूटर के अंदर हर एक करेक्टर को अपन ने जब कोड नंबर दे दिए, क्या दे दिए, कोड नंबर दे दिए, तो इसकी इजी प्रोसेसिंग हो जाती है। एट द सेम टाइम 100 ऑफ करेक्टर्स, एक साथ 100 ऑफ करेक्टर्स को भी अपन इसमें क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। प्रोसेसिंग जो स्पीड होगी ऑब्वियसली कंप्यूटर से करेंगे तो वो क्या होगी, इजी होगी। उसमें एरर आने की चांसेस होंगे वो क्या होंगे, मिनिमम होंगे, बहुत कम होंगे, नेग्लिजिबल होंगे, जिसको अपन 0 कह सकते हैं। क्या होता है देखिए, एक्ट एज क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ करेक्टर्स क्वांटिटेटिव असेसमेंट अपन कर सकते हैं, क्वांटिटी के हिसाब से अपन क्या कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं। ये वर्ड मैंने आपको बताया था, न्यूमेरिकल का मतलब क्वांटिटी, नंबर्स की बात अपन यहां पे कर रहे हैं, कितने नंबर में कितने कैरेक्टर्स हैं उनका असेसमेंट, यानी क्वांटिटेटिव जो असेसमेंट अपने नाम दिया, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ध्यान रखना इसके बारे में। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी यानी क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ कैरेक्टर्स का क्वांटिटेटिव असेसमेंट अपन कर सकते हैं। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने आपने इंक्लूड किए हैं उसको अपन फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। क्लियर? बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स यूजिंग द कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर्स का अपन इसमें यूज करेंगे, और जितने भी जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं जिसको अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं उन कैरेक्टर्स को अपन क्या करेंगे, इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। तो बेसिस क्या हो गया, ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, जितने भी जो कैरेक्टर्स ऑब्जर्वेबल होंगे, विजिबल होंगे, वो कैरेक्टर्स को अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, नंबर एंड कोड इज असाइन टू ऑल कैरेक्टर्स, जितने भी कैरेक्टर्स होंगे उनको अपन नंबर दे देंगे, एक कोड दे देंगे। कोड किसी भी फॉर्म में हो सकता है ना, जैसे प्लांट्स की रूट है तो रूट के बारे में कोड दे दिया अपने A1, स्टेम के बारे में दे दिया, फिर फर्दर उसमें रूट किस टाइप की रूट्स है उसमें A1 है ना, उसमें A1.1, 1.2 लाइक दैट, ऐसे कोड दे देंगे, हर एक कैरेक्टर्स को अपने कोड दे देंगे। फिर क्या होगा कि कंप्यूटर के अंदर डाटा की प्रोसेसिंग होगी, जैसे अपन ने कंप्यूटर में पढ़ा होगा, इनपुट है फिर प्रोसेसिंग होती है, फिर आउटपुट रिजल्ट निकल करके सामने आता है। सेम चीज वैसा ही इसके अंदर होगा। नंबर एंड कोड विल बी असाइन टू ऑल कैरेक्टर्स, जितने भी जो कैरेक्टर्स होंगे उसको अपन कोड नंबर इंक्लूड कर देंगे, कोड नंबर उसको असाइन कर देंगे, फिर उसकी प्रोसेसिंग होगी और रिजल्ट के सामने अपने पास आ जाएगा, जिसकी वजह से अपन क्वांटिटेटिव असेसमेंट उन कैरेक्टर्स का कर सकते हैं। So each character is given equal importance, most important, हर एक करेक्टर को इक्वल वेटेज मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि 2 करेक्टर्स हैं उसके बारे में अपने ज्यादा स्टडी कर ली, ज्यादा नॉलेज ले लिया, और कुछ करेक्टर्स हैं उसको इंपॉर्टेंस नहीं मिल पाया, उसको अपन इंक्लूड ही नहीं करते। तो इसमें कंप्यूटर की हेल्प से अपन सारा काम कर रहे हैं, तो क्या होता है, हर एक करेक्टर को, ईच करेक्टर इज गिवन टू इक्वल इंपॉर्टेंस, हर करेक्टर को क्या होता है, इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
100 ऑफ करेक्टर कैन बी कंसीडर्ड एट द सेम टाइम, एक टाइम में अपन 100 ऑफ करेक्टर्स को क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन मैनुअली अपन करते हैं फिर 100 करेक्टर एक साथ ले तो उसमें क्या होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, स्टैटिक्स इतनी आ जाती है कि अपन उसके अंदर ही एक जाल के रूप में उलझ के बाहर रह जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर की हेल्प से कर रहे हैं तो 100 ऑफ करेक्टर्स को अपन क्या कर सकते हैं, एक साथ इंक्लूड कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, ये कुछ बेसिक फीचर्स थे जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के ऊपर थे। अब अपन बात करते हैं साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी नाम से पता चलेगा, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन यानी सेल की इंफॉर्मेशन की बात करेंगे अपन, क्रोमोसोम्स की, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, उसकी स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, उसके नंबर्स की बात करेंगे, उसके बिहेवियर की बात करेंगे, उसके टाइप्स की बात करेंगे। वो होगा आपके साइटोटैक्सोनॉमी, यानी द टैक्सोनॉमी दैट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड साइटोटैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी नंबर्स की अपन बात करेंगे, कैरेक्टर्स की बात करेंगे। ठीक है, तो ये साइटोलॉजिकल इसका इंफॉर्मेशन होगी, जैसे क्रोमोसोम के नंबर कितने हैं, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है और उसका टाइप्स कैसा है क्रोमोसोम का। ये जब स्टडी अपन करते हैं, यानी अपन क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल की जब स्टडी करेंगे तो वो जो टैक्सोनॉमी होगी दैट विल बी कॉल्ड साइटोटैक्सोनॉमी, यानी साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट है बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम का बिहेवियर कैसा होता है, यूज्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट, यानी जो टैक्सोनॉमिस्ट जो होते हैं, इस टाइप की जो साइटोटैक्सोनॉमी होते हैं उसमें जो टैक्सोनॉमिस्ट होते हैं वो क्रोमोसोम के बिहेवियर के ऊपर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। यानी क्रोमोसोम का बिहेवियर, उसमें सारी चीज आ जाएगी, उसकी स्ट्रक्चर, नंबर, है ना, उसकी शेप, ये सारी चीज उसकी वो स्टडी करते हैं। कब? ड्यूरिंग पेयरिंग पैटर्न टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीसीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ध्यान से सुनना। क्या कर रहे हैं? ड्यूरिंग पेयरिंग पैटर्न, यानी जब क्रोमोसोम के बीच में जब पेयरिंग होती है, सेल डिवीजन वाला चैप्टर आप पढ़ोगे तो माइटोसिस और मियोसिस पढ़ोगे। मियोसिस के अंदर क्या होता है, होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी पेयरिंग होती है, और पेयरिंग होने के बाद में एनाफेज में क्या हो जाते हैं, वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो जो पेयरिंग का जो पैटर्न्स है, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जो पेयरिंग हो रही है, उस पेयरिंग के पैटर्न को असेसमेंट करेंगे, किसके लिए? क्लासिफिकेशन के लिए। और वहां पे वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि उन स्पीसीज के बीच में रिलेशनशिप कैसा है। पेयरिंग पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम ऑफ टू स्पीसीज स्टडीड, यानी दो स्पीसीज का होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जो पेयरिंग हो रही है, जो लिंकेज बन रहा है ना, उसकी वो क्या करेंगे बेटा, स्टडी करेंगे। जब वो स्टडी करेंगे, जब पेयरिंग पैटर्न के अंदर सिमिलरिटीज फाइंड आउट मिलेगी उनको, तब वो वहां पे बता सकते हैं कि उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कितना है, कितना वो क्लोजली लिंक्ड है। ये सारी चीजें हैं वो इस पैटर्न से निकल करके सामने आती है। बात समझ में आएगी ना? साइटोटैक्सोनॉमी के बारे में इतना डिटेल से स्टडी करने का मौका आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो सारी चीज आप दिमाग के अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएं कि एक एक वर्ड का मीनिंग क्या हो रहा है। एनसीईआरटी के अंदर इतना वेल एक्सप्लेन नहीं मिलेगा आपको, लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, तो ध्यान से सुन लेना इसको। बात समझ आएगी? साइटोटैक्सोनॉमी यानी क्रोमोसोम का बिहेवियर है, उसके बारे में अपन इसमें स्टडी करेंगे। और क्रोमोसोम का जो बिहेवियर है उसमें भी अपन किसकी बात करेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग की बात करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट अपन चलते हैं आगे। कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी, कीमो का मीनिंग क्या हो गया जी, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। दैट इज कॉल्ड कीमोटैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन एविडेंसेस फ्रॉम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसके अंदर क्या अवेलेबल होते हैं, वहां से उसके एविडेंस के रूप में लेकर के फिर उसके बेस पे अपन उसका क्लासिफिकेशन करते हैं कि अंडर द कीमोटैक्सोनॉमी लाइक एंजाइम, हार्मोन, प्रोटीन्स, है ना, ये सब कुछ आते हैं। अब यहां पे एक बेस्ट एग्जांपल्स दिया हुआ है और उस बेस्ट एग्जांपल को भूलना नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली एमसीक्यू क्वेश्चंस इन द नीट एग्जाम डेफिनेटली आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्वेश्चंस क्या है, ध्यान से समझ लेना। अपन ने यह बात की कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी का मीनिंग ये हुआ कि इट इज बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के ऊपर क्या है, बेसिस है। अब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बेसिस पे है, तो यानी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, उसका केमिकल जो कंपोजिशन है उसके बेस पे जो टैक्सोनॉमी होती है उसको अपन कीमोटैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि केमिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं। एंजाइम हो सकते हैं, हार्मोन्स हो सकते हैं और प्रोटीन्स हो सकते हैं। राइट, अब बेस्ट एग्जांपल इसने दिया है, रेपिड्स फाउंड टू बी कॉमन इन 35 फैमिलीज, मोर देन 35 फैमिलीज ऑफ द प्लांट्स।
प्लांट की 35 फैमिली से भी ज्यादा नंबर के अंदर ऐसी फैमिलीज हैं जिनके अंदर रेफिड्स प्रेजेंट है। अब रेफिड्स 35 फैमिलीज के अंदर प्रेजेंट है, यानी अपन ये कह सकते हैं कि 35 फैमिलीज जो हैं उनमें कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स एक ऐसा कॉमन है, और वो कॉमन कैरेक्टर क्या है आपका? रेफिड्स है। अब रेफिड्स है वो 35 फैमिलीज के अंदर प्रेजेंट है, इसका मीनिंग ये हुआ कि वो जो 35 फैमिलीज हैं आपस में कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं, उनमें बहुत सारे कैरेक्टर्स क्या मिलेंगे? सिमिलर्स मिलेंगे। तो ऐसी जो टैक्सोनॉमी होती है ना उसको बेटा अपन क्या कहते हैं? केमिकल टैक्सोनॉमी या कीमोटैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। द टैक्सोनॉमी दैट इज बेस्ड ऑन द केमिकल्स। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज रेफिड्स? रेफिड्स क्या है? रेफिड्स आर नीडल शेप्ड क्रिस्टल। एक क्रिस्टल है। अब क्रिस्टल किसका होगा? अपन कीमोटैक्सोनॉमी की बात करें तो ऑब्वियसली वो क्या होगा? एक केमिकल सब्सटेंसेज होगा। वो केमिकल सब्सटेंसेज आपका क्या है? कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट जो है उसका वो क्या होता है? क्रिस्टल होता है, और उसकी शेप कैसी होती है बेटा? नीडल शेप होती है। यानी रेफिड्स आर नीडल शेप्ड क्रिस्टल। किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट का। ये सारी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाने चाहिए। नीडल शेप होते हैं, क्रिस्टल जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? कैल्शियम ऑक्जेलेट के बने होते हैं। उसको अपन क्या कहते हैं? रेफिड्स कहते हैं। ये रेफिड्स जो होते हैं वो प्लांट की मोर देन 35 जो फैमिलीज होती हैं उसके अंदर क्या होते हैं? कॉमन होते हैं बेटा। क्या होते हैं? कॉमन होते हैं। और वो केमिकल्स आपके क्या क्या हो सकते हैं? ये तो अपने एक एग्जांपल लिया, बहुत सारे केमिकल्स हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम, हार्मोन, प्रोटीन्स, कुछ भी हो सकते हैं वो। ठीक है, उसको अपन किस में इंक्लूड करेंगे? कीमोटैक्सोनॉमी। तो मेरी बात आपको यहां समझ में आ गई होगी। 3 अपने टैक्सोनॉमी की स्टडी की है, 3 कैटेगरीज अपने बनाई है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, सेकंड वन साइटोटैक्सोनॉमी, थर्ड वन कीमोटैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी नंबर्स की बात करेंगे, नंबर से समझ में आ जाएगा, क्वांटिटेटिव असेसमेंट होगा। सेकंड अपन बात की साइटोटैक्सोनॉमी, यानी क्रोमोसोम के पैटर्न्स की बात करेंगे, क्रोमोसोम की जो लिंकेज हो रहा है उसकी अपन बात करेंगे, उनके होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में जो पैरिंग पैटर्न हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे अपन। और कीमोटैक्सोनॉमी के अंदर अपन केमिकल्स की बात करेंगे कि केमिकल्स के अंदर क्या क्या केमिकल्स हो सकते हैं और वो किन किन फैमिलीज के अंदर कॉमन हो सकते हैं। जिन फैमिलीज के अंदर वो कॉमन होंगे वहां पे क्या होगा? रिलेशनशिप उनके अंदर देखने को मिलेगा। तो ये था आपका टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी। क्लियर है? ठीक है।